क्या लग रहा है कि इस बजट के दरमियान कौन से वो सेक्टर हैं जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से बूम कर सकते हैं? इंडिया का फोकस ग्रीन क्लीन एनर्जी पे है, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे है एंड सोलर पैनल्स पे है. सो दिस इज अनदर सेक्टर विच इज गोइंग टू शाइन. ओके। जो ये कह देते हैं जी ई करेंसी आ गई तो द फिजिकल करेंसी विल गो ऑफ. हाँ, और कई लोगों को ये डर भी सता रहा है। बहुत ज्यादा कि जी बंद होने वाला है सब कुछ. ऐसा कुछ नहीं होना. गोल्ड सिल्वर चल रहा है एंड थर्ड एक मेटल जिसको कोई शायद पहले पूछता तक नहीं था, कॉपर. बिकॉज एवरीवेयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड सप्लाई. और बहुत अच्छा रिटर्न भी ये दे रही है। बहुत अच्छा रिटर्न है. बजट में द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू विद द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग along with the public services spending. और ये दो पहलू ऐसे हैं जो जिसने इस कंट्री को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है. The worldwide stock markets get influenced, affected by the geopolitical tensions. The Indian stock markets also get affected. But क्या आज वो इम्पैक्ट इतने सीवियर होते हैं जो पहले होते थे? बाहर के देशों ने टेक कंपनीज लगाई, लेकिन उनको चला कौन रहा है? टॉप पे इंडियन बैठे. बिकॉज इंडियन माइंड इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड. हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जिसका नाम है बजट का पंच. दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हमारी हमेशा कोशिश ये है कि बजट से जुड़े जो इन डेप्थ के पहलू हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए, अलग अलग मुद्दों तक आपसे रूबरू करवाया जाए. तो जैसा कि देखिए 1 फरवरी को बजट पेश होना है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है सरकार के उस पिटारे पर कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर अपने पिटारे से आम क्या खास के लिए क्या जरूरी चीजें निकालकर सामने आती हैं, कौन से वो पहलू होंगे जिन पर सरकार बारीकी से नजर रखने वाली है. तो जैसे कि मार्केट की चाल कैसी रहेगी और साथ ही इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो तमाम सेक्टर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं. हालांकि हम ये भी समझेंगे क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन लगातार, जो टेंशन लगातार जारी है, हम देख रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है. तो ये समझने वाली बात है कि आखिर जब देश का यूनियन बजट पेश होगा तो उस दरमियान इसका कितना इम्पैक्ट उस दिन देखने को मिल सकता है. तो इसको भी हम बारीकी से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर जो डिजिटल करेंसी है, जिस तरीके से लगातार सरकार इस और ध्यान दे रही है, जोर दे रही है, इसको लेकर सरकार की क्या नई रणनीति होगी, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों. तो इस पॉडकास्ट के एंड तक आप ज़रूर बने रहें. तो चलिए अब आपका तारुख मैं अपने गेस्ट से, अपने मेहमान से करवा दूं. तो बता दें कि आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान राजेश बी मंगला सर हैं, सीनियर सीए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे वक्त से वो इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आज के स्टूडियो में हमारे साथ आपका. Thank you so much. Thank you for inviting me again. It's always been a pleasure to be coming to the studio and talking about the budgets and other matters. Thank बिल्कुल you so सर. much. सर जब भी बजट की बात आती है और आप शामिल ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है. लास्ट ईयर भी हम जुड़े थे और सर देखिए जैसे कि ये सीरीज भी हमारी चल रही है ईटी हिंदी में, तो मुझे ये लगता है कि आज का जो ये शो है ना बहुत खास होने वाला है सर. सबसे पहला तो बिल्कुल मेरा क्वेश्चन ही आपसे ये सर जी कि बजट को कैसे देख रहे हैं, यूनियन बजट 2026 को आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है? देखिए, जो इस बार का बजट है, आज हम जो बजट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया में. और जो आज का भारत है वो भारत आज का बहुत फर्क है जो पहले भारत था. टुडेज इंडिया इज अ वेरी डायनेमिक इंडिया, अ वेरी रोबस्ट इंडिया एंड अ वेरी रेजिलिएंट इंडिया. तो जो बजट भी पेश होते हैं अब, और इस बार जो बजट पेश होना है उसका जो मैं समझता हूँ जो फोकस रहेगा, इट विल बी टूवर्ड्स ग्रोथ विद डिसिप्लिन. अकेला ग्रोथ इज वेरी गुड, बट यू कैन ग्रो एंड इफ यू डोंट ग्रो विद डिसिप्लिन वो ग्रोथ एक बेकाबू जंगल भी बन सकता है. सो ग्रोथ विद डिसिप्लिन मंत्रा जो है, I think that will be very important and the government definitely would focus on that.
दूसरा मेरा ये मानना है कि इस बार बजट में द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू विद द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अलॉन्ग विद द पब्लिक सर्विसेज स्पेंडिंग। और ये दो पहलू ऐसे हैं जो जिसने इस कंट्री को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। और जो पब्लिक का एक परसेप्शन है दैट हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड ओवर टाइम। एंड अगर इस मुद्दे पे सरकार नज़र रख रही है तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट ऑल्सो इज कीपिंग इन माइंड द कंट्रोलिंग ऑफ द डेफिसिट, बजट डेफिसिट एज दे से। Combined with this, if the government has more stable, liberal, friendly tax policies individuals के लिए और businesses के लिए, it will definitely help to have more confidence in the economy. ये नहीं है कि economy में confidence नहीं है। आज के भारतवर्ष में definitely confidence levels are very high. But all these combined together will definitely boost up the confidence of the public, the businesses in a big way for the future growth of the economy. बिल्कुल मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, जैसे शुरू में मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार जारी है। हम देख भी रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर तो क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि देखिए बजट के दिन जिस तरीके की अनाउंसमेंट होगी उसके चलते जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप कहाँ देखते हैं, और इस साल क्या लग रहा है कहाँ किस तरीके की चीज़ें रहने वाली है? संध्या जी, मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट था मैंने ये कहा कि आज का जो इंडिया है, टुडे वी आर लिविंग इन एन इंडियन एनवायरनमेंट इन ए कंट्री कॉल्ड इंडिया, which is the India we were born in, but definitely an India with a different flavor. Whatever policies have been there, सरकार की जो भी नीति रही, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हर सरकार ने अपना योगदान दिया। हर सरकार का अपना एक विजन था और उसके हिसाब से कंट्री आगे बढ़ती गई। लेकिन पिछले चंद सालों में जो विजन चेंज हुआ या विजन और बढ़ाया गया वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल को बिल्कुल मैच करता है। एंड इसके लिए आई रियली कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, दैट हिज विजन एंड हिज टीम्स एफर्ट्स हैव रियली pushed the economy to levels which are par excellence. अब आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात कर रही हैं। आज अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस चारों तरफ हैं और उन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के पीछे क्या रीजंस हैं, कई बार तो यही समझ नहीं आता कि वो रीजन है क्या। इंडिया को अगर आप देखते हैं, इंडिया की अगर आप पोजीशनिंग देखें मैप पे तो इंडिया इज आल्सो सराउंडेड इन अ वे बाय यू नो नेबरिंग कंट्रीज वेयर अगेन देयर आर सिचुएशंस वेयर यू नो देयर हैव बीन यू नो प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पे देयर हैव बीन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। इंडिया ने अपने आप को इन सब से अलग तो नहीं कहूँगा, बट इन सब चीज़ों के ऊपर जो अपना फोकस रखा, व्यू रखा, वो एक बड़ा इम्पार्शियल व्यू रखा। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं इनका इम्पैक्ट अगर आप देखते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाता है। एक ज़माना था जब द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड was kind of affected by the economies of countries like England because they were ruling the world. तो वो कहते थे कि अगर if England catches cold, the world sneezes. तो आज की डेट में और कंट्रीज हैं जो वो इंपीरियलिज्म को समझती हैं कि वही इंपीरियलिज्म चलाना चाहेंगे। इन सब के बीच में इंडिया के स्टैंड देखिए आप कि इंडिया की इंटरनल इकोनॉमी
इज स्टेबल। इंडिया में रेजिलियंस देखिए आप, मतलब कि गिर के दोबारा उठना, इट्स वेरी क्विक रिकवरी। इंडिया की रिकवरी को मैं एक तरह से ये कहता हूं, इट्स अ वी शेप रिकवरी। नीचे आते हैं, ऊपर चले जाते हैं। एक्सटेंडेड यू शेप रिकवरी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें हो रही हैं दुनिया में, जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट अगर आप देखते हैं, अगर हम एक बैरोमीटर देखें फॉर द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, हम स्टॉक मार्केट्स की बात ही कर लेते हैं। द वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टेड बाय द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। द इंडियन स्टॉक मार्केट्स आल्सो गेट अफेक्टेड, बट क्या आज वो इंपैक्ट इतने सीवियर होते हैं जो पहले होते थे? मेरा मानना है नहीं। तो इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस डेफिनेटली इस बजट में द गवर्नमेंट विल फैक्टर इन लॉट ऑफ मेजर्स to strengthen the faith of the public at large in the economy, which is already there, and also make the economy so robust कि वो कुछ भी आने वाले टाइम में सिचुएशंस जैसी भी अराइज होती हैं, उनको in a good measure it will be able to handle it very well, robust तरीके से। ये मेरा मानना है। सर, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जो है वो करोड़ों का खर्च अगर लगातार जारी रखती है, तो आपको क्या लग रहा है सर, वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, सेक्टर्स को लेकर ना बहुत तरह की प्रिडिक्शन की जा रही है जी। अपने अकॉर्डिंग। हर कोई ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे रेलवे सेक्टर जो हो गया बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी सर कि क्या लग रहा है कि इस बजट के दरमियान कौन से वो सेक्टर हैं जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से बूम कर सकते हैं? संध्या जी, आप एक चीज देखिए कि आप हम अगर इस बजट की ही बात करें, सो दैट विल नॉट बी फेयर। हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है ऑलरेडी। सो इफ यू सी पैन इंडिया, द गवर्नमेंट्स फोकस डेफिनेटली इज बिग टाइम ऑन कंस्ट्रक्शन materials, the way the townships या corridors are being made, and जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है in different states with the huge townships coming in, और एक नया कॉन्सेप्ट जो बहुत नया तो नहीं है, पुराना ही है, कि acres of township, acres of land को इकट्ठा करके उसमें आप इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, उसमें आप रेजिडेंशियल लेके आते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग यू ब्रिंग इनटू इट, एंड कोई छोटा मोटा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में आप लेके आते हैं और एस्टैब्लिश कर रहे हैं फैसिलिटीज फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एंड द डेवलपमेंट इन द कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, दैट इज वन सेक्टर, रोड्स, ब्रिजेस, द कनेक्टिविटीज। सो जो कंपनीज सीमेंट में डील कर रही हैं, स्टील में डील कर रही हैं, उनके पास जो ऑर्डर बुक होती है, आई एम श्योर आज की डेट में वो कंप्लीट फुल होती होगी। दूसरा जो इसके साथ लिंक करूंगा मैं, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट आप देखिए, बेटर हाईवेज, रेलवेज, जितनी भी आप लॉजिस्टिक्स की अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए, ये सेक्टर इज गोइंग टू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। Why in the future? It already has at present as well. And another sector which I feel is renewables and utilities. इंडिया का फोकस ग्रीन क्लीन एनर्जी पे है, AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे है, एंड सोलर पैनल्स पे है। सो दिस इज अनदर सेक्टर विच इज गोइंग टू शाइन। और इन सेक्टर्स को अगर ध्यान से कोई समझ ले, और इसके साथ जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जब ये सेक्टर्स चलते हैं तो वो इंडस्ट्रीज भी चलती हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम वी आर इन। सो वी आर लुकिंग एट ग्रोथ, एंड we will be a part of the growth process when the country would have grown as per the dream of the Honorable Prime Minister of the country. So मेरा तो यही समझना है।
बिल्कुल सर, सेक्टर्स पर तो आपने काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से सेक्टर आपको लग रहा है कि जिस पर सरकार का मेन फोकस होने वाला है और शायद आने वाले टाइम पे ये लगता है कि स्टार बन सकते हैं। जी अब आते हैं सर डिजिटल करेंसी पे। जी देखिए हम देख रहे हैं कई सालों से सरकार जो है ना इसको लेकर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और हम देख भी रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकॉनमी पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। जी तो अभी क्या लग रहा है सर कि सरकार आने वाले टाइम में इसको लेकर और कौन से पहलू हैं जिन पर ज़्यादा जोर दे सकती है, और क्या लग रहा है कि अगर इसको लेकर और ज़्यादा काम होता है तो आम जो जनता है उन पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आज के टाइम में जो आप डिजिटल करेंसी की बात कर रही हैं, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन दिस हैज बीन ऑन डिस्कशन फॉर लॉन्ग। डिजिटल करेंसीज के डिफरेंट फॉर्म्स देख लिए हमने, क्रिप्टोज देख लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एनालाइज भी कर लिया, उन पर टैक्स भी लगा दिया। हाँ, बट वन थिंग विच इज गुड, बिकॉज वी आर ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मैंने जैसे पहले कहा है दैट वी बिलीव इन ग्रोथ विद डिसिप्लिन, वी डोंट बिलीव इन रैंडम ग्रोथ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिजिटल करेंसी को रैंडमली नहीं देखा, उसको लेजिटिमाइज करना है या नहीं करना, उसे बहुत टाइम लगाया। क्रिटिक्स ने बहुत कुछ कहा, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट चेंज द स्टैंड। गवर्नमेंट ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी डेवलप कर ली, हाँ, ई रूपी। ई-रूपी। नाउ यू सी, ई रूपी इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी टाइम से चर्चा में है, काफ़ी टाइम से चर्चा में है, और ये ई रूपी इज देयर टू स्टे। अब इसके चलते कई, उनको मैं जानकार कहूँ या अफवाहों को फैलाने वाले कहूँ, जो ये कह देते हैं जी ई करेंसी आ गई तो द फिजिकल करेंसी विल गो ऑफ। हाँ, और कई लोगों को ये डर भी सता रहा है। बहुत ज़्यादा कि जी बंद होने वाला है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होना। ई करेंसी आई है फैसिलिटेट करने के लिए, और ई करेंसी तो अभी और आगे आनी है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। इट विल हेल्प टू make the payment systems faster, transactions faster. It will make life easier, but it is not substituting your banking, your bank currency, so as to say. तो इसलिए ये मानना, ये सोचना कि ये ई करेंसी आने के बाद सारी बैंकिंग पे क्या असर पड़ेगा। आज यूपीआई पेमेंट्स हैं, so UPI payments also is a form of digital transfer. उससे क्या फर्क पड़ा, कितनी फैसिलिटी हो गई, एवरीथिंग इज मूविंग वेरी फास्ट। सो हैज इट रिप्लेस्ड एनीथिंग? इट हैज रिप्लेस्ड द एफर्ट। आज बैंक में वो क्यूज नजर नहीं आती, वो लाइनें लगती थी वो नजर नहीं आती। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो why should India be left far behind? India is a leader always. So I think e-currency is here to stay. और जितना जल्दी इसको समझ लेंगे, उतना happier I think we'll be able to live. बिल्कुल। So that's my take on this. सर, हालांकि डिमोनेटाइजेशन का जो सदमा था, देखिए बहुत गहरा था उस टाइम पे जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद डिजिटल करेंसी जो लगातार जारी है, जैसे कि आपने कहा कि यूपीआई पेमेंट्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब लोग इसी पे डिपेंड हो रहे हैं। जी। तो अभी क्या लग रहा है कि जितनी भी जो करेंसी है, फिजिकल करेंसी, वो पूरी तरीके से फिर क्या मानेंगे आप? देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस कि वो फिजिकल करेंसी का क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने डिमोनेटाइजेशन की बात करी, वो भी जो भी डिसीजन था उसके लिए आई एम नॉट द राइट मैन इवन टू अंडरस्टैंड कि क्या है, बट यस, इट वॉज एन एफर्ट, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच everyone was a part of it, और हम सब निकले उस दौर से, और अपने लाइफ टाइम में हमने ये समझा भी, उससे कितनी अवेयरनेस आई, कितना डिजिटाइजेशन हुआ चीज़ों का। लेकिन जो ई करेंसी है, ई करेंसी
देखिए इमीडिएटली यू आर नॉट हेयर टू अंडरस्टैंड कि ये डिजिटल करेंसी जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देगी फिजिकल करेंसी को. आई डोंट थिंक सो. इट मे ईज द सिस्टम. आज भी आपके पास जो बैंक्स में पैसे हैं, आप NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, आज भी तो फिजिकल करेंसी थोड़ी जाके दे रहे हैं. सो दैट्स अ डिजिटल मोड ऑफ ट्रांसफर. तो ई करेंसी क्या होगा? आई थिंक इट विल बी अ यूनिट विच विल बी देयर. आपने ट्रांसफर कर दिया. सो इन नो वे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू काइंड ऑफ make it a substitute for physical currency in the near future. Okay. But then it's for the future to decide. बिल्कुल सर. अब पर्सनल फाइनेंस पर आते हैं. देखिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही अहम पहलू हो जाता है एक आम क्या खास हर इंसान के लिए. ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब से मैं लगातार इसको कवर भी कर रही हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस तब मैंने जानी सर. तो सर अगला मेरा यही क्वेश्चन कि अगर मैं पर्सनल फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो आज की डेट में, क्योंकि देखिए नया साल आया है, नई प्लानिंग चल रही है, नई सोच चल रही है, नए आइडियाज़ चल रहे हैं सर जी. तो क्या लग रहा है कि किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए सर इसको लेकर, क्योंकि नई नई चीज़ें मार्केट्स में आ रही हैं. पर्सनल फाइनेंस इज अ वेरी पर्सनल मैटर एंड इट रियली डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन इन विच यू ग्रोन अप एंड द जनरेशन विद विच यू आर. एक बहुत पर्सनल मैटर है. जो करंट जनरेशन है वो इसको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से समझती है जैसे कि पिछली जनरेशन ने समझा. तो पिछली जनरेशन ने उसको वैसे समझा जैसे उस टाइम ऑप्शंस अवेलेबल थी, और करंट जनरेशन या अदर जनरेशन ने उसको वैसे समझा जब जब जो जो ऑप्शंस अवेलेबल थी. आज के टाइम में अगर आप देखें तो पर्सनल फाइनेंस को अगर हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो बैंक्स का रोल जो पहले सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स पे था, आज बैंक्स हैव बिकम सेलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैंक्स पहले नहीं करते. एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गई एंड डिफरेंट स्कीम्स आ गई, SIPs आ गए. स्टॉक मार्केट रेगुलेट हुई. बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट जो होती थी वो रेगुलेट हुई. PMS सर्विसेज शुरू हुई एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च गोज इनटू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पर्सनल फाइनेंस. सो सम पीपल आर इंटेलिजेंट देमसेल्व्स, वो उसकी अपनी रिसर्च कर लेते हैं. कई लोग होते हैं वो टिप्स लेके बात करते हैं, काम करते हैं. और कई लोग होते हैं वो बाय विम्स कि मुझे लग रहा है, गट फील है मेरी. तो गट फील तो फिर आई डोंट नो व्हाट दैट इज. बट देन आज की डेट में फॉर गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, आई थिंक द रीसेंट ट्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए म्यूचुअल फंड्स have given good returns. SIPs have also always been star performers because systematic investments. Mutual funds are comparatively, they take care of the risks and rewards. Stock market is volatile. Higher the risk, higher the gain. तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो सडनली जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस मेटल्स हैं वो दे हैव सीन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अनइमेजिनेबल. सो पर्सनल फाइनेंस में अगर हम सोचते हैं तो देयर आर गुड ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइम गोल्ड सिल्वर चल रहा है. एंड थर्ड एक मेटल जिसको कोई शायद पहले पूछता तक नहीं था, कॉपर. बिकॉज एवरीवेयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड सप्लाई. और बहुत अच्छा रिटर्न भी ये दे रही है. बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है. क्योंकि अगर आप सिल्वर को सारी AIs में यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स में यूज कर रहे हैं, कार्स में यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली डिमांड सप्लाई. एंड सिल्वर इज अ बाई प्रोडक्ट. यू सी, इट्स नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट.
तो नेचुरली इट्स डिमांड सप्लाई. तो इन्वेस्टर्स शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू इन्वेस्ट इन कंपनीज which are, dealing with, let's say, copper, silver, gold, or the companies or the ETFs or the mutual funds who are investing in these metals along with other commodities items. ETFs आजकल बहुत पॉपुलर है. हाँ. गोल्ड सिल्वर ETF बहुत पॉपुलर है, विच आर गिविंग रिटर्न्स एवरी डे. स्टॉक मार्केट्स इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, बट द कंपनीज, जो मैंने आपको सेक्टर्स कहे, जो सेक्टर्स ग्रो करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड फोकस ऑफ द इकोनॉमी ऑन दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज, तो दोज कंपनीज ऑल्सो आर गुड टू इन्वेस्ट इन, मे बी बाय द स्टॉक मार्केट्स. देन जो PMS होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके, सो दे डू देयर रिसर्च. सो फॉर एन इन्वेस्टर ऑन ए पर्सनल फाइनेंस, you have to have disposable income or to match the inflation. So, going by the traditional views, bank fixed deposits. अगर while we practice, हम तो we deal with all kinds of clients. और जब क्लाइंट आके कहता है कि सर लास्ट में हमारा FD इंटरेस्ट देखिए कितना आया, बट सर उस पर टैक्स इतना हम कैसे दे दें, तो आप अगर उसका एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो काफी कम हो जाता है. FD पे इंटरेस्ट तो आ गया, उस पर टैक्स भी तो चला गया. बिल्कुल. So that's one understanding to plan it. Second is mutual funds, जहाँ पे टैक्स कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पे नहीं लगता. हाँ. आपका टैक्स लगता है गेन पे. So that's another way. Then equity linked saving schemes हैं, उस पे हो सकता है गवर्नमेंट comes out with something important on taxation. So keeping in view the tax patterns, the individuals and also higher investments के लिए an intelligent analysis of the real estate. But I underline the word intelligent analysis. Every analysis may not be intelligent. बिल्कुल. वो फिर बड़ा तकलीफ देता है. So, अपना पोर्टफोलियो देख के do not put your eggs in one basket. Put them in varied schemes. Observe करिए, reshuffle करिए, and if need be, take advice from experts. So the times are very very bright, very very bright. आज की डेट में हमारे ऑफिसेज में जो हमारे इंटर्न्स हैं, आप कभी लंच टाइम में बैठ के बात करिए, दे विल टेल यू सर दिस इज द स्टॉक विच इज गुड. वो खुद PE रेशियोज देखते हैं, खुद परफॉर्मेंस इंडेक्सेस देखते हैं. सो आई थिंक पर्सनल फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, एंड टुडेज इन्वेस्टर इज रीजनेबली वेल इन्फॉर्म्ड, बट वन शुड बी वेरी कॉशियस. जियोपॉलिटिकल आपने वर्ड यूज किया है. द जियोपॉलिटिकल stuff can swing anywhere. बिल्कुल. बिल्कुल सर. This is my take on it. सर आपने जैसे कि शेयर मार्केट के लिए कहा कि हाई रिस्क हाई गेन. जी. तो कहीं ना कहीं अगर मैं मार्केट की चाल पर बात करूं, जी. एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर इस साल के अगर नजरिए से देखा जाए तो आप कहां पर देख रहे हैं मार्केट को? देखिए, मैं इंडेक्स का तो नहीं कहूंगा कि निफ्टी इतने पे पहुंच जाएगा या कितने पे पहुंच जाएगा. कभी वो 82 है, कभी 85 है, कभी 83 है, कुछ भी है, 80 है, जो भी है. बट यस, द स्टॉक मार्केट, हम आज की बात कर रहे हैं, आज बैठे हैं तो हम आज के एनालिसिस को ले रहे हैं फ्यूचर के लिए. हाँ. आगे कल क्या होता है मुझे नहीं पता. As I see the future from today's perspective, the markets are going to be reasonably stable. Because the economy is going to be stable. आज की डेट में Indian consumerism is very important.
India really does not have to, hunt for markets for consumers. इंडिया अपने आप में इतना बड़ा देश है और इंडिया की स्ट्रेंथ आज उसकी पॉपुलेशन है, जो कि एक टाइम पे हम कहते थे सबसे बड़ा नेगेटिव है, कितनी पॉपुलेटेड कंट्री। और दूसरा जो आज का यूथ है, दे आर टेक सेवी। जितनी टेक्नोलॉजी इंडियंस जानते हैं, जितनी फास्ट जानते हैं, शायद ही कोई इसको इतना फास्ट समझता हो। फर्क क्या है, बाहर के देशों ने टेक कंपनीज लगाई, लेकिन उनको चला कौन रहा है? टॉप पे इंडियन बैठे। बिकॉज इंडियन माइंड इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू give lot of incentive on the AI and technology and training programs of AI and technology, because Indian workforce, believe me, आज की डेट में इससे बेटर वर्कफोर्स आपको मिलेगा नहीं। तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं आर ऑल्सो बैरोमीटर, जो मैं कहता हूँ, ऑफ द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। Economy's performance is measured by GDP. GDP कहाँ से आता है? By the performance of the industry or the service sector. उनको कौन परफॉर्म करता है? Individuals. So if your individual, the human resources are competent, what stops the economy from being competent and robust? So I'm very positive about the whole thing. मैं तो यही समझता हूँ। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि मुझे लगता है कि आज आपने जैसे मार्केट हो गया, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, इस पर आपने बहुत इन डेप्थ में चीज़ें बताई हमारे व्यूवर्स को, और जैसे कि बजट से रिलेवेंट जो जितने भी सेक्टर्स पर भी हमने बात की है, तो मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना ज़रूर चाहूँगा। बिल्कुल सर। और आई रियली विश कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ज़रूर तवज्जो दें इस बात पे। इतना कुछ पॉजिटिव है, थोड़ा सा प्रोसीजर्स को ईज आउट कर दें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उनको कई बार समझते हुए ही, आई बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, even I have to go through the acts, the explanations, and so many matters. But now with the new Income Tax Act coming in, I'm sure it will be more simplified. But yes, my request will always be to make the taxation regime easy to understand. Capital gains 12.5% है या 20% है, या उस पर इंडेक्सेशन क्या है ये, एंड एक कॉन्सेप्ट होता है TCS, जो पहले ही टैक्स कटता है। TDS तो अलग चीज़ होगी, TCS एक और चीज़ होती है। जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको फॉरेन टूर पे जाना है तो TCS काट के पेमेंट होती है। आपको ओवरसीज रेमिटेंस करनी है तब भी। तो उस TCS को द रिफंड सिस्टम्स आर हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट, बट उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो TCS कटने के बाद किसी को क्रंच महसूस नहीं होना चाहिए। तो एंड जो हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, दे आर डूइंग सो गुड, सो वेल, बट माय रिक्वेस्ट इज टू इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर्स मोर इफेक्टिवली। कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। बट यस, इट्स अ ग्रेट कंट्री वी लिव इन विद अ ग्रेट फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आपने अपनी बात रखी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, अगले पॉडकास्ट में, अगले सीरीज़ में हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।